हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बीए और एमए में हैं या किसी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, जीडीसी। किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रेनेसा का एक ऐसा टॉपिक है जो एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी। तो अगर आप कम से कम समय में समझना चाहते हैं रेनेसा के सारे की पॉइंट्स, तो ये लेक्चर आपके लिए है। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेनेसा के हम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है रेनेसा, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, क्या वजह थी रेनेसा की, इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स मतलब क्या होता है? फीचर्स मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। और इंग्लैंड में रेनेसा कैसे स्टार्ट हुआ। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग। रेनेसा वर्ड आता है फ्रेंच वर्ड रिनेटर से, जिसका मतलब होता है रीबर्थ। ये आपको कीवर्ड अपने आंसर में भी ऐड करने होंगे और आपको एमसीक्यू में मिलेगा। यहाँ पे आप सोचिए रीबर्थ किस चीज का हुआ है, क्या चीज है जो जिसका दोबारा से बर्थ हुआ है। तो रीबर्थ हुआ है क्लासिकल लर्निंग का, आर्ट का, लिटरेचर का और ह्यूमन वैल्यूज का आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ मिडिल एज। क्यों? क्योंकि मिडिल एज को डार्क एजेस भी बोला जाता है। उस समय वॉर हो रहे थे और उसके अलावा लिटरेचर बहुत ज्यादा उस समय कोई आपको देखने को मिलेगा नहीं, राइट। इसके अलावा जो भी लिटरेचर अगर आया भी तो वो सब क्रिश्चियनिटी पे या रिलीजन पे बेस्ड था। मतलब उसमें ह्यूमन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, गॉड की, रिलीजियस फिलोसफी की, रिलीजियस आइडियोलॉजी की, यही सब इंपॉर्टेंस में था। अब देखिए रेनेसा जब आता है तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है और वो ये चेंज होता है कि अब ह्यूमन सेंटर में आ जाता है। तो देखेंगे हम कैसे स्टार्ट होता है ये। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है इटली में 14 सेंचुरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू आपके बनेंगे। लेकिन इंग्लैंड तक आते आते इसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है और लेट 15 सेंचुरी या 16 सेंचुरी तक आता है। इसीलिए अगर आप देखें तो रेनेसा का जो टाइम है वो 16 हम कह सकते हैं 1660 तक माना जाता है। ओके, हम कह सकते हैं इसको कि जब तक रेस्टोरेशन नहीं आता तब तक रेनेसा का टाइम रहता है। अगर हम ईयर की बात करें तो माना जाता है 1485 से 1660 तक इंग्लैंड में रेनेसा रहा। ओके, तो इसको आप नोट करेंगे। और 1485 में कौन सी डायनेस्टी आती है आपको याद रखना है, ट्यूडर डायनेस्टी आती है। ओके, ट्यूडर डायनेस्टी के साथ शुरू होता है और रेस्टोरेशन एज आती है, चार्ल्स सेकेंड आते हैं 1660 में। तब तक ये रहता है। ओके, देखा जाए तो हम कह सकते हैं एलिजाबेथन एज, उसके बाद इंटरिग्नम पीरियड और रेस्टोरेशन एज, जैकोबियन एज, ये सारे कवर हो जाएंगे आपके। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि क्या रिबॉन्ड हुआ, व्हाट वाज रिबॉन्ड। जैसा मैंने आपको बताया क्लासिकल लर्निंग रिबॉन्ड होती है, आर्ट और एग्रीकल्चर की बर्थ होती है या हम कह सकते हैं रीबर्थ होती है, फिलोसफी, लिटरेचर, ये सब रीबर्थ होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। पहले मिडिवल एज में इंडिविजुअलिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ह्यूमनिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ह्यूमन पोटेंशियल को अब फोकस में किया जाने लगा। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होती है, रेशनल थिंकिंग भी इस एज में दिखाई जाती है। आपको ये मन में आया होगा आपके मन में कि रेनेसा शुरू क्यों हुआ, क्या रीजन थे इसके। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में। क्या होता है, सुल्तान मोहम्मद ने यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक किया। ओके, और इसके कारण जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं वो भाग के जाते हैं, कहाँ, इटली जाते हैं। उन्होंने अपने साथ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट रखी थी जो कि प्लेटो की, एरिस्टोटल की, होमर की, इन सभी की मैन्युस्क्रिप्ट अपने साथ लेके वो भागे ताकि वो मैन्युस्क्रिप्ट बच जाए। अदरवाइज क्या किया गया था, जितनी भी आर्ट एंड लर्निंग की जो भी चीजें थी उनको जला दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो अब इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हम मानते थे हब ऑफ लर्निंग, यहाँ से जो नॉलेज है वो अब दूर दूर तक फैलने लगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो दूर तक गए और इसकी वजह से इंटरेस्ट इन क्लासिकल नॉलेज रिवाइव होने लगता है, राइट। दूसरा जो रीजन है वो है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो पहले के टाइम में फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं डोमिनेंस में था, लेकिन जब फ्यूडलिज्म खत्म होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, तो मिडिल क्लास का राइज होता है और जिसके कारण सिटी ग्रो होती है, ट्रेड ग्रो होता है, बहुत सारे लोग सिटीज में जाने लगते हैं और ट्रेड और बिजनेस भी ग्रो होता है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह लोगों के जाने के कारण ट्रेड का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके ध्यान रखने वाली वो है पीपल क्वेश्चन रिजिड मिडिवल सोशल स्ट्रक्चर।
जो मिडीवल टाइम में जो सोशल स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, इस वजह से भी रिवाइवल ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं रेनेसा आता है। रोल ऑफ पेट्रन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पहले के टाइम में इतने ज़्यादा लोग इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे। तो इस समय क्या होता है, वेल्दी फैमिलीज जैसे कि मेडिसी फैमिली इटली में, इन्होंने आर्टिस्ट और स्कॉलर्स को काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके कारण बहुत सारी लर्निंग और आर्ट डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि किंग और नोबल्स ने उन्हें एनकरेज किया था इस सभी के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। प्रिंटिंग प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस पहले कब आती है ये आपको याद रखना है। तो जर्मनी में जोहान्स गुटेनबर्ग लाते हैं, नाम याद रखिए। तो 1440 में जर्मन एक रहते हैं प्रिंटर, जिनका नाम क्या रहता है, जोहान्स गुटेनबर्ग। इनका नाम आप लिखेंगे जरूर से जरूर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का क्रेडिट किसे दिया जाता है, तो जर्मनी में फर्स्ट प्रिंटिंग का क्रेडिट दिया जाता है जोहान्स गुटेनबर्ग को, और उसके बाद इंग्लैंड में क्रेडिट दिया जाता है विलियम कैक्सटन को। दोनों पॉइंट अलग है और दोनों की डेट्स भी अलग है, ये आप याद रखेंगे। ओके, गुटेनबर्ग बाइबल भी आती है, ये आपको याद रखना है। ओके, और विलियम कैक्सटन की अगर हम बात करें तो यहाँ तक आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1476 में इंग्लैंड तक आती है। तो यहाँ से आपको चीजें याद रखनी है। इसके कारण क्या होता है, बुक्स चीपर हो जाती है और वाइडली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि पहले प्रिंटिंग नहीं थी तो बुक्स बहुत लिमिटेड थी, लोगों के पास इतनी एक्सेस नहीं थी। अब जब बुक्स प्रिंट होने लगी तो आइडियाज, एजुकेशन और लिटरेसी धीरे धीरे लोगों के बीच स्प्रेड होने लगी। नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिडिवल एज में चर्च डोमिनेंस में था, लोगों को चर्च पे बहुत ज्यादा बिलीव था, बाइबल पे बहुत ज्यादा बिलीव था। लेकिन अब जब रेनेसा आता है, जब लोगों के पास नॉलेज की एक्सेस होती है, देन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग चर्च अथॉरिटी। अब लोग फेथ पे नहीं बल्कि रीजन में, ऑब्जर्वेशन में और एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा एम्फेसिस करने लगे। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। ये नटशेल में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि रेनेसा स्टार्ट कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये इटली में स्टार्ट होता है और इसके बाद धीरे धीरे और भी सिटीज में स्टार्ट होने लगता है, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम में। इटली सेंटर था। क्यों सेंटर था, इसके रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि इट वाज द होम ऑफ एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन, पहला जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये इकोनॉमिकली प्रॉस्परस था, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट हैड एक्सेस टू क्लासिकल रूइंस एंड टेक्स्ट। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इटली सेंटर बना रेनेसा का, और इटली से रेनेसा के आइडियाज और भी कंट्रीज में फैले। तो आपको इसका सीक्वेंस भी याद रखना है। पहले इटली में आता है, उसके बाद फ्रांस में, फिर जर्मनी में, फिर इंग्लैंड में और फिर स्पेन में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस आती है और उसके बाद इंग्लैंड में 1476 में। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए रेनेसा और मिडिल एजेस में अंतर क्या है, क्योंकि मिडिल एजेस से एक नया ट्रांजिशन होता है जब रेनेसा आता है, एक मॉडर्न एज में लोग एंटर करते हैं। तो मिडिल एज जो थी वो गॉड सेंटर थी, थियोसेंट्रिक थी। फेथ पे लोग ज्यादा फोकस करते थे, रीजन पे कोई भी फोकस नहीं था। थर्ड जो पॉइंट है वो है लैटिन डोमिनेंट में थी, और इसके कारण लोग बाइबल को नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि पहले इंग्लिश में बाइबल थी ही नहीं, पहले लैटिन में लिखी गई थी और बहुत कम लोगों को लैटिन आती थी, जिसके कारण उसका इंटरप्रिटेशन प्रीस्ट लोग अपने हिसाब से करते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कलेक्टिव आइडेंटिटी थी। इंडिविजुअलिज्म का, ह्यूमनिज्म का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। चर्च बहुत ज्यादा डोमिनेंस में था। लेकिन हम रेनेसा में इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं। रेनेसा में अब गॉड सेंटर में नहीं है बल्कि मैन सेंटर में आ जाता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है यहाँ पे। अब फेथ पे नहीं, अब रीजन पे ज्यादा फोकस किया गया है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया गया है। पहले जब मिडिल एज में देखा हमने, लैटिन लैंग्वेज डोमिनेंस में था, बट अब वर्नैकुलर लैंग्वेज, वर्नैकुलर मतलब क्या होता है, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, लोगों की नेटिव लैंग्वेजेस, वो डोमिनेंस में होती है और बहुत सारी बुक्स उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही पब्लिश की जाती है, जिसके कारण लोगों की एक्सेस होने लगती है नॉलेज में, और उनकी उनकी बहुत सारे जो आइडियाज है वो चेंज होते हैं। इंडिविजुअलिज्म भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, और यहाँ पे रेनेसा की एज में बहुत सारे लोगों ने चर्च की अथॉरिटी पे क्वेश्चंस किया। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है रेनेसा के। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप भी बन सकते हैं, या आपको डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमनिज्म।
ह्यूमनिज्म कोर फिलोसफी थी रेनेसा की। ह्यूमनिज्म में क्या होता है, उसमें ह्यूमन डिग्निटी पे फोकस किया जाता है, ह्यूमन इमोशंस पे, इंटेलेक्ट पे और पोटेंशियल पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर ने लिखा है वर्क हेमलेट। हेमलेट हेमलेट में हम देखते हैं पूरा सेंटर हेमलेट के ऊपर ही किया गया है। उन्हीं की आइडियोलॉजी, उन्हीं की आइडियाज को यहाँ पे दिखाया गया है। जबकि इसके पहले की एज में देखें तो हमें ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता। ओके। इसके अलावा हम डॉक्टर फॉस्टर्स को भी एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो कि एक मॉरलिटी प्ले का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज, जैसे कि लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, इन सबको पढ़ा जाने लगा और लोगों का नॉलेज डेवलप हुआ। इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलता है। सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट और अचीवमेंट होता है रेनेसा में। राइटर और आर्टिस्ट दोनों को पर्सनल फेम अब मिलने लगती है, वो पर्सनल फेम के लिए भी काम करने लगते हैं। यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी की यहाँ पे कोई बात नहीं होती है। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। तो इस एज में हम देखते हैं रेनेसा के टाइम पे ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट की स्टडी होती है, रिवाइवल होती है। पहले लोग नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि एक्सेस हो गई। नेक्स्ट जो है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री। ओके। तो क्लासिकल जो भी माइथोलॉजी है, जैसे कि अगर आप देखें जितने भी राइटर्स आप इंग्लैंड में भी देखेंगे तो सबकी सबकी राइटिंग्स में कहीं ना कहीं ग्रीक जो ग्रीक जो लिटरेचर है उसका बहुत इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आप विलियम शेक्सपियर की प्ले में देखें तो हिस्ट्री प्लेस जो क्रॉनिकल्स जो है उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को आपको मिलेगा। यूज ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स एंड थीम, तो जैसे ट्रेजिडी है ये लिखी जाने लगी और बहुत सारे क्लासिकल फॉर्म्स और थीम को यूज किया जाने लगा। राइट, जैसे फॉल ऑफ मैन ये एक क्लासिकल थीम है और हम इसे कह सकते हैं कि ये बाइबल से ली गई है, तो उसको भी यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म क्या है, मतलब कि अब शिफ्ट हो गया, कैसे प्योरली रिलीजियस सब्जेक्ट से अब लोगों का शिफ्ट हो गया, जो मैंने आपको बताया। लिटरेचर में अब केवल गॉड ही नहीं, रिलीजन ही नहीं, बल्कि लव, ब्यूटी, नेचर, पॉलिटिक्स, ये सभी भी हमको दिखने लगा। जैसे लव को आप देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट में आपको लव मेन थीम देखने को मिलेगी। लाइफ और अर्थ बिकेम मीनिंगफुल, क्योंकि पहले जो लाइफ थी वो केवल गॉड के सेंटर पे थी या रिलीजन के ही सेंटर पे थी, लोगों की अपनी कोई मीनिंग ही नहीं थी, अपना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, अपनी कोई क्वेरी ही नहीं थी। तो अब यहाँ पे हमें वो चीज देखने को मिलता है। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस एज में बहुत सारी डिस्कवरी होती है, बहुत सारा एक्सप्लोरेशन होता है। जैसे कि अगर हम देखें कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज करी, ये बहुत सारे आपको डिस्कवरी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी इन्वेंशन भी हमें इस एज में देखने को मिल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये माना जाता है एज ऑफ डिस्कवरी, और इस समय बहुत सारे डिस्कवरी होते हैं। इसके अलावा लोगों के अंदर एक्सप्लोर करने की एक डिजायर जगती है, वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की, ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने की उनकी डिजायर जगती है। और इसी समय बहुत सारे आप देखेंगे इन्वेंशन भी होती है। देखिए डिस्कवरी क्या होती है, डिस्कवरी मतलब जो चीज पहले से उसको खोजा जाना। इन्वेंशन क्या होती है, कोई नया चीज बनाना। इन दोनों वर्ड्स के बीच आपको अंतर पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ देखने को मिलता है। डेवलपमेंट होता है किसका, एस्ट्रोनॉमी का, मेडिसिन का, ज्योग्राफी का। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, देखिए की इन्वेंशन क्या क्या होती है। पहली तो की इन्वेंशन होती है प्रिंटिंग प्रेस, जो आपको ऑलरेडी बता ही दी गई है। प्रिंटिंग प्रेस इस समय आती है, राइट। इसके बाद आप देखते हैं बहुत सारे नेविगेशन टूल भी आते हैं। ओके, आप इसको लिख सकते हैं। नेविगेशन टूल्स इस समय आते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं तो कंपास, ठीक है, ये सब आते हैं इस समय। और उसके अलावा टेलीस्कोप भी इस समय देखने को मिलता है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें इस समय आती हैं। ओके। नेक्स्ट जो है साइंटिफिक, अगर रिवोल्यूशन में आप बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में कॉपरनिकस थ्योरी आती है यहाँ पे। ओके, कॉपरनिकस की थ्योरी आती है। कॉपरनिकस का पूरा नाम था निकोलस कॉपरनिकस, जिन्होंने ये बताया कि ये जो पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या माना जाता था, जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन अब ऐसा माना जाने लगा कि सन नहीं, बल्कि जो अर्थ है वो चारों तरफ चक्कर लगाती है और सन जो है वो सेंटर में है। बाकी जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो सब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते। तो ये एक नई बात थी जो इन्होंने करी। और पहले क्या थी, पहले की जो थ्योरी थी वो थी टॉलमी की थ्योरी। आप ये सारे पॉइंट्स को लिखिए, इसमें ऐड नहीं है।
ठीक है, टॉलमी के आपको नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, ये व्यू था किसके बारे में? इनका कहना था कि अर्थ सेंटर में है। ठीक है, इनका क्या व्यू था? ये एडजेक्टिव मैंने बनाया है। इन्होंने बताया था कि अर्थ सेंटर में है। ओके, और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर रखने हैं और याद भी रखना है। ओके, इस समय सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी कुछ खोज होती है। विलियम हार्वी नाम है जिन्होंने खोज करी इस चीज की, मेडिकल वे में, जैसे मैंने आपको बताया, विलियम हार्वी। इन्होंने फंक्शन ऑफ हार्ट एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में लोगों को बताया। तो ये कुछ चीजें थी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बताती है। ओके, एम्फेसिस होता है ऑब्जर्वेशन पे। अब पहले जो था ऑब्जर्वेशन नहीं होता था। पहले क्या होती थी, जो चीजें बुक्स में लिखी गई हैं बस उसी को आप नॉलेज मान लीजिए। अपने किसी ऑब्जर्वेशन पे, अपने किसी एक्सपेरिमेंट पे आपको कोई भी फोकस नहीं करना, आपको कोई भी यकीन नहीं करना। अब इस ऑब्जर्वेशन के कारण देखिए चेंज आता है। जैसे ह्यूमनिज्म के आपको कॉन्सेप्ट दिखता है, आर्टिस्टिक इनोवेशन आपको देखने को मिलता है, पेंटिंग आती है, पर्सपेक्टिव चेंज होने के कारण रियलिस्टिक आर्ट आती है। उसके अलावा ट्रेड में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसके कारण बहुत सारे रूट्स डेवलप हो जाते हैं और पोर्टुगाल और स्पेन दोनों कंट्रीज से लोगों का ट्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर। तो लैटिन नेटिव लैंग्वेज में लिखा जाने लगा लिटरेचर। पहले लैटिन का बोलबाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, ट्रांसलेशन होने लगे। और इसके कारण क्या हुआ, लिटरेचर अब कॉमन पीपल तक भी पहुंचा जाने लगा। पहले के टाइम में बाइबल को जैसे इंटरप्रेट किया जाता था, जैसे लोगों को जो चीज बताई जाती थी वो वही जानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब चेंजेस आए। ओके, तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े रेनेसा के फीचर्स के बारे में, रेनेसा में क्या क्या चेंजेस आए। अब एक क्वेश्चन जो एक अलग आता है क्वेश्चन, वो आता है रेनेसा इन इंग्लिश लिटरेचर, या क्वेश्चन आता है रेनेसा इन इंग्लैंड। तो देखिए आपको दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर करना होगा। सब्जेक्टिव के लिए मैं बता रही हूँ, अगर रेनेसा के फीचर्स पूछे जाएंगे तो आप ओवरऑल आंसर लिखेंगे। ठीक है, इटली में आया, बस बाकी कैसे अदर कंट्रीज में आता है, इंग्लैंड में आता है, वो सब आपको लिखना है। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए इंग्लैंड में तो आपको उसको फोकस करना है। इसके लिए मैं आंसर राइटिंग का भी जल्दी ही वीडियो आपके लिए लाऊंगी, तो आप सभी को इसके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ट्यूडर डायनेस्टी में शुरुआत होती है। इंग्लिश रेनेसा कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग द रीन ऑफ हेनरी एट, ये याद रखना है। और ये हाइट पे कब पहुंचता है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे, एलिजाबेथन पीरियड माना जाता है। इट वाज द गोल्डन पीरियड, और रेनेसा का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। तो ये आपको ईयर भी याद रखना है, 1485 में शुरू होता है। ओके, ट्यूडर डायनेस्टी में, और 1660 में ये खत्म होता है, जब रेस्टोरेशन एज आ जाती तब। ओके, 4 सेकेंड आता है, 4 सेकेंड आते हैं, तब ये खत्म हो जाता है। तो ये आपको टाइम लाइन याद रखनी है, यहाँ से आपके एमसीक्यू सारे बन जाएंगे। इन्फ्लुएंसेस क्या है? इटालियन रेस जिनेसा, जैसे इटालियन रेनेसा का क्या हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सोनेट। सोनेट क्या है? पेट्रार्कन सोनेट, जो कि इटालियन सोनेट ही थी। ये इंग्लैंड में आती है और इंग्लिश सोनेट बनती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, इनकी राइटिंग ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और अगर आप देखें यूनिवर्सिटी विट्स या शेक्सपियर, इन सबके वर्क में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ही। ह्यूमनिस्ट एजुकेशन दी जाने लगी। ह्यूमनिज्म का आपको कॉन्सेप्ट किस में दिखेगा? मैकबेथ में, हैमलेट में। ठीक है, अब देखिए फेजेस, देखिए अर्ली रिनेसा का फेज देखिए। अर्ली रिनेसा में क्या होता है? इटालियन स्कॉलर्स आते हैं। यहाँ पे हम फेजेस की बात कर रहे हैं, मतलब रिनेसा को कई फेज में डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए अर्ली रिनेसा में क्या है? इन्फ्लुएंस है इटालियन स्कॉलर्स का, ट्रांसलेशन है क्लासिकल वर्क्स का। ठीक है, ये अर्ली रिनेसा था। फिर एलिजाबेथन एज, जिसे हम गोल्डन एज मानते हैं, ये पीक पीरियड माना जाता है इंग्लिश रिनेसा का। इसमें ड्रामा, पोएट्री, प्रोज, ये सब फ्लरिश होते हैं। अगर आप देखें तो लिटरेचर में आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लिटरेचर एलिजाबेथन एज में ही मिलेगा। ओके, रेनेसा की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लिटरेचर में, तो ह्यूमनिज्म देखने को मिलेगा, जैसे फोकस है ह्यूमन इमोशंस पे, लव पे, एम्बिशन पे, पावर पे। मैकबेथ में आप क्या देखते हैं? मैकबेथ पे आप लव देखते हैं। ओके, तो इस तरह आपको चीजें देखने को मिली। कैरेक्टर्स जो है वो रियलिस्टिक बन गए, कॉम्प्लेक्स बन गए। पहले जो है वो मॉरलिटी प्रिंसिपल पे कैरेक्टर्स बनते थे, एलेगरी के फॉर्म में लिखे जाते थे, मॉरलिटी प्ले लिखे जाते थे। लेकिन अब कैरेक्टर्स ऐसे बनने लगे, जैसे डॉक्टर फॉस्टस, वो क्या चाहता है? वो सबसे ज्यादा नॉलेज चाहता है। वो चाहता है कि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा नॉलेज वाला बन जाए, और इसके लिए वो एक बॉन्ड साइन कर देता है।
है ना? मेफिस्टोफेलिस से। तो हम क्या देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारे जैसे ही लोग हैं। अगर हम में से कोई भी ऐसा है जो बहुत पावर के लिए पागल है या बहुत ज़्यादा एम्बिशन है उसके अंदर, ह्यूमन इमोशंस है या कोई भी ऐसा इमोशन जिसको वो अपनी कमज़ोरी बना रहा है, तो कहीं न कहीं उसके साथ ट्रेजेडी होनी ही होनी है। इंडिविजुअलिज्म हम देखते हैं तो हीरोज़ विद पर्सनल डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले, तो शेक्सपियर एक बढ़िया एग्ज़ाम्पल है जिसमें आपको ये देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। अब लोगों को स्ट्रॉन्ग सेंस जो अपना खुद का जो है वो हमें दिखता है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब ही यही होता है। पहले एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है। क्लासिकल इन्फ्लुएंस देखिए तो क्लासिकल मिस लीजेंड्स फॉर्म्स ये सब कहीं ना कहीं इंग्लिश रिनेसा को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा, जो भी प्ले हैं या जो भी पोएट्री है आपको वहां देखने को ये चीजें मिलेगी। जैसे हम बात करें वीनस एंड एडोनिस की, तो ये क्या है? क्लासिकल स्टोरी पे बेस्ड है, लीजेंडरी स्टोरी पे। फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म देखिए, जैसे मैंने आपको बताया सोनेट, ये इटली से आता है सोनेट का फॉर्म और इंग्लैंड में आता है। तो इस तरह आपको कई चीजें देखने को मिलेगी। इमिटेशन होता है ग्रीक एंड रोमन राइटर्स का। तो बेन जॉनसन की जैसे कॉमेडी है उसमें हम मानते हैं रोमन राइटर्स का बहुत ज्यादा प्लेटस का प्रभाव है। सेक्युलर थीम आपको देखने को मिलेगी, लव पोएट्री, सोनेट, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री प्ले, ये सब आपको देखने को इस एज में मिलता है। लेस डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस थीम, यहाँ पे रिलीजियस थीम्स का कोई डोमिनेंस नहीं है। ये कब एज में था? किस एज में? मिडीवल एज में रिलीजियस थीम्स का ज्यादा बोलबाला था, ज्यादा डोमिनेंस था, पर अब वो खत्म हो गया। इसीलिए माना जाता है कि एक शिफ्ट था, ये एक मॉडर्न एज में जैसे प्रवेश कर गए। मॉडर्न क्या होता है? जैसे आज के टाइम में जो हमारे लिए वो मॉडर्न है, और अगर हम बात करें 50-100 साल बाद तो ये एंशियंट हो जाएगा। तो मॉडर्न इसलिए था क्योंकि रेनेसा का उस समय का जो टाइम था वो मॉडर्न था उस समय। ओके। रिचनेस ऑफ लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है, वोकैबुलरी आती है। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने ही बहुत सारे वर्ड्स नए लाए। ठीक है, न्यूलिज्म जो है वो हमें शेक्सपियर की ही बहुत सारी वोकैबुलरी में मिलती है। एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने को मिला, एक्सपेरिमेंट स्टाइल के साथ, फॉर्म के साथ। जैसे इंग्लिश सोनेट को थोड़ा सा चेंज किया गया, मतलब इटालियन सोनेट को चेंज किया गया और इंग्लिश सोनेट बनती है। बाद में शेक्सपियरियन सोनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा सोनेट लिखी है उस फॉर्मेट में। ठीक है, बाकी इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट कोई अलग नहीं है। मेजर रिनेसा राइटर आपको जानने चाहिए तो पोएट्री में देखिए सर टॉमस वॉयट, हेनरी हॉवर्ड और एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर। तो इन सबके वर्क आपको पता होने चाहिए। ओके। और सर टॉमस वॉयट एंड हेनरी हॉवर्ड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सोनेट की बात करते हैं, जब आप ब्लैंक वर्ड्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे इन सभी राइटर्स का मैं आपको कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बता दूं। सर टॉमस वाइट वो पर्सन है जो सोनेट फॉर्म को लाते हैं इंग्लैंड में, इटालियन सोनेट को लाते हैं इंग्लैंड में, और इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए सोनेट के फॉर्म में और इंग्लिश सोनेट लाते हैं। ठीक है, इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट से इंस्पिरेशन ली, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। अब हेनरी हॉवर्ड की अगर हम बात करें तो हेनरी हॉवर्ड का ये योगदान है कि इन्होंने इंग्लिश सोनेट को डेवलप किया है। क्या किया है इन्होंने? इंग्लिश सोनेट को डेवलप किया है। ऐसा नहीं इन्होंने चेंजेस किए, इन्होंने इस सोनेट फॉर्म को डेवलप किया है वॉइड के वर्क के ऊपर फोकस करके ही। दूसरा इन्होंने क्या किया है, जो मैंने आपको बताया कि ब्लैंक वर्ड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये दोनों आपको फॉर्म याद करना है। डेवलप किया सोनेट फॉर्म को, लेकिन वो सोनेट फॉर्म को जिसे हम शेक्सपियरन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, जैसे 3 क्वार्टरे और क्या है, एक कपलेट, 1 कपलेट। कपलेट क्या होता है? दोहा। ठीक है, और क्वार्टरन क्या होता है? 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसे हम कपलेट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स होता है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, बहुत बार पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, तो एलिजाबेथन में आपने ब्लैंक वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज देखा है। जैसे आप देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट जो बाद में आता है, काफी एज ऑफ मिल्टन में हम उसे देखते हैं, तो उसमें भी ब्लैंक वर्ड्स का काफी ज्यादा यूज हुआ है। इसके अलावा शेक्सपियर के वर्क में तो आपको ब्लैंक वर्ड्स देखने को मिलता ही मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की। तो देखिए इनका एक जो पोएटिक फॉर्म है वो है स्पेंसेरियन स्टैंजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनका जो एक वर्क है द फेरी क्वीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्क हैं, इसे आप पढ़िएगा। सर फिलिप सिडनी की हम बात करें तो इनका एक वर्क है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। उसके अलावा इन्होंने एक एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा है, जिसे हम अ डिफेंस ऑफ पोइजी के नाम से भी जानते हैं। बाद में पीबी शेली ने भी लिखा है, तो ये आपको याद रखना है क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और विलियम शेक्सपियर तो आप लोग ने पढ़ा ही है। फिलिप सिडनी का आर्केडिया भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें क्रिस्टोफर मार्लो की, तो इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है डॉक्टर फॉस्टस। ओके, माना जाता है ब्लैंक वर्स को मार्लोज माइटी लाइन ऐसा भी बोला जाता है। विलियम शेक्सपियर का तो आपको पता है, सारी ग्रेट ट्रेजेडीज, सारी ग्रेट कॉमेडीज, ये आपको याद रखना है। बेन जॉनसन का एवरी मैन इज इन ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। इन्होंने मास्क लिखे हैं, 2 मास्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एपिसीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वॉलपोन, ये सब इनके आपको वर्क पता होने चाहिए। प्रोज में फ्रांसिस बेकन आते हैं, बहुत अच्छे एसेज इन्होंने लिखे हैं, इम्पर्सनल एसेज लिखे हैं, डायडेक्टिक एसेज है, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको देखने को मिलेगा, रियलिज्म मिलता है। और इन्होंने जो एसे लिखे हैं वो लिखे हैं आप कह सकते हैं एपिग्रामेटिकल स्टाइल में। ओके, बहुत कम शब्दों में इन्होंने बहुत ज्यादा बातें करी हैं। जैसे इन्होंने बोला रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, क्या बात कह दी इन्होंने, राइट। सर टॉमस मूर का यूटोपिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि ये कब पब्लिश हुआ, किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। पहली बार ये पब्लिश होता है 1516 में, लैंग्वेज है लैटिन। इसका बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, रॉल्फ रॉबिन्सन इसका ट्रांसलेशन करते हैं। 1551 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। ओके, शेक्सपियर को हम जानते हैं द वॉइस ऑफ रेनेसा। यहाँ से क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर से पूछा जाता है एज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ रेनेसा, सॉरी एज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेनेसा की कैसे स्प्रेड आपको इनके वर्क में मिलती है, जैसे इनके वर्क में ह्यूमनिज्म देखने को मिलेगा, इंडिविजुअलिज्म देखने को मिलेगा, यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी क्या होता है, जो भी वर्क इन्होंने एलिजाबेथन एज में लिखे वो अब भी उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितनी उस वक्त रखते थे। हर कोई इनके द्वारा लिखे गए प्ले से कनेक्ट कर सकता है, तो स्टोरी से कनेक्ट कर सकता है। सबको पता है अगर ओवर वॉल्टिंग एम्बिशन होगी तो क्या होगा, सबको पता है अगर प्रोक्रेस्टिनेशन अब अपने एक्शन में करेंगे तो क्या होगा, राइट। जेलसी हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये सबको पता है। तो हमको इनके कैरेक्टर में एम्बिशन, लव, पावर, जेलसी, ये सब देखने को मिलता है, जो कि हर एक ह्यूमन के अंदर ये सारे नेचर पाया जाता है, इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। ही कंबाइंस क्लासिकल लर्निंग विद डीप ह्यूमन इंसाइट। तो ये भी आप देखते हैं कि इन्होंने जितनी भी क्लासिकल लर्निंग है वहां से इन्फ्लुएंस हुए, और इन्होंने अपनी जो भी डीप ह्यूमन इंसाइट देखी या अंडरस्टैंडिंग जो इनकी रही ह्यूमन के प्रति, उसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और प्ले लिखे। अब देखिए रेनेसा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो रेनेसा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडीवल एज और मॉडर्न एज के बीच ये ब्रिज का काम करता है, ठीक है। मिडीवल एज और मॉडर्न एज क्या है, जो एलिजाबेथन जो एज आई, जैसे आप समझिए, उसके बीच क्या है, एक इम्पैक्ट बहुत रखता है, एक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आने वाली जो एज है उस वो रेनेसा से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, ठीक है। दूसरा है ये फाउंडेशन रखता है मॉडर्न एजुकेशन की, साइंस की और लिटरेचर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट चेंज द वे ह्यूमंस व्यूड देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड। जैसे लोग क्या अपने आप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते नहीं थे, उनको लगता था कि जैसे गॉड ने दुनिया बनाई है वैसे ही वो है, जैसे रिलीजन ने बनाई है वैसे उनको रहना है। लेकिन अब जब रेनेसा आता है उसके बाद लोगों का सोचने का तरीका बदल गया। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं। ये सारे पॉइंट्स को मैंने एक नोट्स टाइप में आपको बताया है, जो आपके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ क्विक पॉइंट्स देखते हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। रेनेसा जो कि फ्रेंच लैंग्वेज से आता है, इसका मतलब क्या होता है, रीबर्थ। रीबर्थ किसका होता है, क्लासिकल लर्निंग का, जो नॉलेज है, जो पेंटिंग है, सबका। ह्यूमनिज्म इस समय की एक कोर फिलोसफी रहती है रेनेसा की। ह्यूमनिज्म मतलब क्या है, मैन इन सेंटर। प्रिंटिंग प्रेस आती है 1476 में, और इसने रेनेसा के आइडियाज को बाकी जगह भी पहुंचाया, एक्सिलरेट किया, ठीक है। इसके पहले ही गुटेनबर्ग की बाइबल आ गई थी। शेक्सपियर रिप्रेजेंट करते हैं पीक ऑफ इंग्लिश रेनेसा को, ये हम देखते हैं। एंड रेनेसा लिटरेचर शिफ्ट करता है रिलीजियस से सेक्युलर थीम की तरफ, जैसे लव या पॉलिटिक्स, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, वो सभी स्टूडेंट जो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं रिवीजन लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। अभी इस समय मैं ग्रामर और वोकैबुलरी का नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम मिल नहीं पा रहा, और एक दिन में 2 से 3 लेक्चर्स मुझे प्रिपेयर करने होते हैं या उनका कंटेंट प्रिपेयर करना होता है, तो टाइम लग जाता है। दूसरी बात, आप में से कई सारे लोग एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और आप अभी बहुत सारी कोचिंग में लोग जुड़ नहीं पाए हैं या फीस ज्यादा है। तो अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो फ्री कंटेंट भी मिल सकता है, लेकिन आपको लिमिटेड मिलेगा, सारे टॉपिक्स के आपको नहीं मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जुड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप बना है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं नोट्स या गाइडेंस। एक और ग्रुप है उन सभी बच्चों के लिए जो चाहते हैं डेली लाइव क्लासेस में जुड़ना। तो लाइव क्लासेस फ्री नहीं है, लाइव क्लास पेड है।
अगर आप चाहें तो आप 2 दिन के लिए अलाउड हैं। आप एक आइडिया लेने के लिए कि क्लास में कैसा पढ़ाया जा रहा है, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो उन सभी के लिए लाइव क्लास हेल्पफुल है। शाम को 1 घंटे की क्लास मैं पढ़ाती हूँ टीचमेंट पे, और आपको रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है और आपको नोट्स भेज दिए जाएँगे। डेली असाइनमेंट भेजा जा रहा है, उसके अलावा आंसर राइटिंग भी की जा रही है। तो जो भी बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं, उनका मैं चेक करके बताती हूँ कि कहाँ क्या गलती है और कहाँ क्या ऐड हो सकता है। नोट्स भी क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, एक ग्रामर का टॉपिक और एक लिटरेचर का टॉपिक। तो यदि आप उस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। यदि आप क्लास से नहीं जुड़ना चाहते, आप फ्री में क्लास चाहते हैं, मतलब फ्री में नोट्स आप चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उससे जुड़ के मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।